नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे की बात, विच इज स्प्रिंग मास सिस्टम या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, एक ही चीज है। देखिए, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को या स्प्रिंग मास सिस्टम को हम लोग दो तरीके से अलाइन करते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या नहीं तो वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला सिचुएशन देखिएगा। ये है एक रिजिड फिक्स्ड सपोर्ट और इस रिजिड फिक्स्ड सपोर्ट से कनेक्टेड है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ठीक है, ये जो फ्लोर है ये फ्लोर स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन यहां पे नहीं है। यहां से कनेक्टेड है हमारे पास एक स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है के, और अभी ये जो स्प्रिंग है ये अपने नेचुरल लेंथ में है, यानी स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है। इस स्प्रिंग से हम लोगों ने एक एम मास का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, एम मास का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। तो ये जो पोजीशन है यही आपका मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। क्यों? अभी इसके ऊपर कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल। तो नॉर्मल ने mg को बैलेंस कर दिया। ठीक है, ओके। अब यदि मैं ऐसा बोलूं कि आप एक काम कीजिए, इस ब्लॉक को, ये जो इसका मीन पोजीशन, इस ब्लॉक को इसके मीन पोजीशन से कुछ x यूनिट इलोंगेट या कंप्रेस कर दीजिए। मतलब ब्लॉक को ले आइए यहां तक, ब्लॉक को ले आइए यहां तक, ये x यूनिट आपने इलोंगेट कर दिया। तो क्या अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पे है? नहीं, स्प्रिंग तो इलोंगेट हो गया है। तो स्प्रिंग जब इलोंगेट हो गया है तो इस समय भी ये वर्टिकल डायरेक्शन में काम करने वाले फोर्सेस तो एज इट इज है, हमें वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स से कोई मतलब नहीं है। अब जब स्प्रिंग इलोंगेट हो गया है तो स्प्रिंग इस पर एक इस दिशा में रीस्टोरिंग फोर्स बनाएगा ना। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। इस स्प्रिंग फोर्स को तो आप पहले से ही पहचानते हैं कि यदि स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, स्प्रिंग का कांस्टेंट k से मेरा मतलब है स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट। तो स्प्रिंग जब आप इस ब्लॉक को कुछ x यूनिट इलोंगेट करते हैं तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पर एक फोर्स बनाएगा which is स्प्रिंग फोर्स, और इस स्प्रिंग फोर्स को हम लोग पहले से पहचानते हैं, दिस स्प्रिंग फोर्स इज माइनस टाइम्स ऑफ kx होता है। ठीक है, तो यही स्प्रिंग फोर्स इकलौता फोर्स है इस ब्लॉक पर जो काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है। तो यही स्प्रिंग फोर्स को हम लोग क्या लिख लेंगे बताइए? दिस इज नेट फोर्स, और नेट फोर्स कितना है? तो नेट फोर्स है माइनस टाइम्स ऑफ kx। ठीक है, नेट फोर्स यदि माइनस टाइम्स ऑफ kx है तो दिस नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज माइनस टाइम्स ऑफ k इनटू x। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ k बाय m इनटू x। तो जैसे ही आपने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू समथिंग समथिंग इनटू x लिखा तो आपका मोशन SHM प्रूफ हो गया। क्या हो गया? मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इतनी सी बात तो तय है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर x के बराबर होता है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई m है। तो इस ब्लॉक का या इस ब्लॉक के ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा है, यानी टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई k। यदि टाइम पीरियड इतना है तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड होगा, यानी फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k बाई m। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k बाई m। ओके, ठीक है ना? अच्छा, ये फोर्स वाला मेथड तो ठीक है कि ब्लॉक को डिस्प्लेस किया x अमाउंट से, आपने फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ kx लिख दिया। क्या इसी चीज को हम लोग किसी दूसरे स्टाइल से भी सोच सकते थे, यानी एनर्जी से सोच सकते थे क्या? तो यदि आपने ब्लॉक को कुछ x अमाउंट डिस्प्लेस रखा है तो स्प्रिंग में कुछ x यूनिट का इलोंगेशन है, उस समय मान लेते हैं ब्लॉक के पास कुछ स्पीड भी है। तो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखिए इसकी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप कितना लिखते? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं क्या? क्योंकि ये सरफेस कंप्लीटली स्मूथ है। सरफेस यदि स्मूथ है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसा होगा?
कांस्टेंट होगा। ऑलराइट, तो यदि मैं आपसे बोलूं एक बार के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हाफ m ठीक है, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v इंटू dv बाई dt प्लस 1/2 ठीक है, k ठीक है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x इंटू dx बाई dt। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ये m इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ k इंटू एक्स, डी वी बाई डी टी इज वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी से वेलोसिटी हो गया कैंसिल आउट। इसी डी वी बाई डी टी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ k बाई एम इंटू एक्स आ रहा है, तो यही चीज, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ k बाई एम हम लोगों ने डायरेक्टली भी लिखा था। ओके तो ऐसे भी सोच सकते थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या है हमारे पास अगला सवाल, तो सवाल कुछ ऐसा है कि एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसका मास m है, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन when the block is passing through its equilibrium position, an object of mass small m is put on it and two moves together, find the new amplitude frequency of the vibration। तो फ्रीक्वेंसी तो आ जाएगा, थोड़ा सा पंगा होगा एम्पलीट्यूड निकालने में। देखिए ऐसा है कि ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लोर, यहां से कनेक्टेड एक स्प्रिंग, स्प्रिंग का कांस्टेंट k, और इस स्प्रिंग से कनेक्टेड ये ब्लॉक जिसका मास है कैपिटल M। ठीक है, जैसे इनिशियल सिचुएशन देखिए जहां पर ये कैपिटल M मास का ब्लॉक ही है सिर्फ इस स्प्रिंग के साथ, तो अभी इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो अभी इसका टाइम पीरियड हम लोगों ने लिखा, ये टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। ओके, मान लेते हैं अभी के लिए, अभी जब ये अकेले ऑसिलेट कर रहा था, अकेले जब ये ऑसिलेट कर रहा था, तो उस समय इसका एम्पलीट्यूड a था, उस समय इसका एम्पलीट्यूड कितना था, a था। ये शुरुआत का टाइम पीरियड है, तो शुरुआत का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, शुरुआत से मेरे कहने का मतलब है उस समय जब इस पर दूसरा स्मॉल m मास का ब्लॉक नहीं रखा गया था उस समय, तो उस समय की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/2 पाई अंडर रूट k बाई m के बराबर। ऑलराइट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहां पर हम लोगों ने किया क्या है, तो जब ये मीन पोजीशन से गुजर रहा था तो उसी समय इस पर एक दूसरा स्मॉल m मास का ब्लॉक और रख दिया गया। ओके, तो जब स्मॉल m मास का ब्लॉक रख दिया जाएगा तो फिर ऑब्वियसली ये फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी, तो फिर बाद की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फिर ये दोनों मतलब स्मॉल m प्लस कैपिटल M मिलकर SHM परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उस समय बाद की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, बाद वाली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रीक्वेंसी लिखने में, पंगा ये है कि एम्पलीट्यूड क्या लिखेंगे। चलिए एम्पलीट्यूड लिखने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जैसे ही इस स्मॉल m मास को इसके ऊपर रखा जाता है तो हम लोग यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि कोई नेट फोर्स तो होगा नहीं इसके ऊपर रखे जाने की वजह से। तो मान लेते हैं कि ये स्मॉल m के रखे जाने के ठीक पहले मीन पोजीशन से जब ये गुजर रहा था तो उस समय उसकी वेलोसिटी कुछ v थी और उस समय उसका लीनियर मोमेंटम कैपिटल M इंटू v होगा। ठीक है, ऑलराइट, और जैसे ही आपने इसको इसके साथ चिपका दिया, स्मॉल m को इसके ऊपर रख दिया, तो अब वेलोसिटी बदल गई और वेलोसिटी बदलकर v डैश हो गई, तो लीनियर मोमेंटम फाइनल कितना होगा, m प्लस कैपिटल M इंटू v डैश होगा। तो ये लीजिए, जितनी वेलोसिटी से ये सिस्टम चलना स्टार्ट करेगा वो तो हमारे पास आ गया, वो इतना होगा। ठीक है, ये v क्या है, तो v पहले की वेलोसिटी है। ओके, अब v यदि पहले की वेलोसिटी है, शुरुआत की वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी को हम लोग एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट कर सकते हैं क्या, ये जो शुरुआत वाली वेलोसिटी है, क्या इस शुरुआत वाली वेलोसिटी को एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे, तो आप बोलेंगे जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वो तो मीन पोजीशन पर ही होता है, वो होता है हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, और ये हाफ m v स्क्वायर हाफ k a स्क्वायर के बराबर होगा।
भाई जब पार्टिकल मीन पोजीशन से गुजरता है तो उस समय उसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। उस समय तो पोटेंशियल 0 होता है और वही हमारा टोटल एनर्जी होता है हाफ के स्क्वायर के बराबर। ओके ना, ओके ना। अब बाद में वेलोसिटी v डैश हो गई है, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई है, v डैश हो गई है। तो यहां से एक काम कीजिएगा, सबसे पहले हाफ से हाफ निपटाइएगा और ये v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बाई m होगा। ठीक है, तो v की वैल्यू v इज अंडर रूट ऑफ k a स्क्वायर बाई, अच्छा सॉरी ये मुझे स्मॉल m नहीं लिखना था, ये कैपिटल M लिखना था। शुरुआत में जो मास था वो तो कैपिटल M था ना, ये कैपिटल M कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास ये आ गया कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ये वेलोसिटी विच इज अंडर रूट ऑफ k a स्क्वायर बाई कैपिटल M। ठीक है, अब जब हमारे पास बाद की स्पीड आ गई है, यानी इस स्मॉल m के रखे जाने के बाद की स्पीड है, तो बाद का एम्पलीट्यूड फिर से हम लोग सेम स्टाइल से निकाल लेंगे कि बाद में हम लोग फिर से हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू के इंटू बाद का एम्पलीट्यूड मैं a डैश मान लेता हूं, तो हाफ के a डैश स्क्वायर। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये हाफ से हाफ कैंसल आउट हो गया, ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m तो ठीक है, v डैश का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर इंटू k a स्क्वायर बाई m, दिस इज इक्वल टू k a डैश का स्क्वायर। तो k से k निपट गया, एक m प्लस m से ये m प्लस m निपट गया, ये एक m से एक m भी कैंसल आउट हो गया। तो ये लीजिए, यहां से हमारे पास जो a डैश का एक्सप्रेशन है, a डैश इज इक्वल टू a डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है, इंटू a स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। तो a डैश इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ अंडर रूट m बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल। ये हमारे पास नया एम्पलीट्यूड आ गया। ओके, समझ गए ना? बताइए। हाँ, तो अगले सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड ओमेगा, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये जो पोजीशन दे रखा है यही आपका मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि अभी k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट, वो अपने नेचुरल लेंथ पे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसे थोड़ा सा इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। जब आप इसे इसके मीन पोजीशन से कुछ x यूनिट डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, ये कुछ x यूनिट हम लोगों ने इसको डिस्प्लेस किया। ऑलराइट, x यूनिट जब आप इसे डिस्प्लेस करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो इस कैपिटल M मास के ब्लॉक से स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो इस पर तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा और वही स्प्रिंग फोर्स ही नेट फोर्स होगा। ठीक है ना? अब ये स्मॉल m और कैपिटल M के बीच वाला ये जो सरफेस है ये रफ है, नीचे स्मूथ है, तो नीचे कोई फ्रिक्शन है नहीं, लेकिन यहां फ्रिक्शन है। सॉरी, ये स्मॉल m था। ठीक है, तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा होगा, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा, क्योंकि वही फ्रिक्शनल फोर्स ही तो इस स्मॉल m मास के ब्लॉक को डिस्प्लेस कराएगा। यदि इस स्मॉल m मास के ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे है, तो कैपिटल M मास वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो पीछे लग रहा होगा। ये समझ तो गए ना भाई? यहां से आपने रिलीज किया तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M मीन पोजीशन की तरफ। अब कैपिटल M को तो स्प्रिंग लेकर आ रहा है, स्मॉल m को कौन लेकर आ रहा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल m पर मीन की तरफ है और कैपिटल M पर फ्रिक्शनल फोर्स अवे है। ठीक है, खैर इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और ओमेगा निकालने के लिए आप क्या बोलेंगे कि जो स्प्रिंग फोर्स है, दिस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ kx, और यही स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन होगा।
तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू एक्स। तो ये जो टर्म आपने लिखा है यही तो आपका ओमेगा स्क्वायर है, एक्सेलरेशन इज समथिंग समथिंग इंटू एक्स, तो यही समथिंग समथिंग क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ओके, यदि ये हमारा ओमेगा है तो टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई के होगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गया, टाइम पीरियड आ गया, ओमेगा आ गया। ओके, अब फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे, तो इस स्मॉल m मास के ब्लॉक को देखिए, किसको देखिए, इस स्मॉल m मास के ब्लॉक को देखिए। तो इस स्मॉल m मास के ब्लॉक पर जो नेट फोर्स काम कर रहा है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है ना। तो इस स्मॉल m मास के ब्लॉक पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू इसका मास m इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू एक्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल m k इंटू एक्स डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, आप चाहें तो इसी फ्रिक्शनल फोर्स को इस पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, कैपिटल M पर भी। उसके लिए आप क्या लिखते, तो कैपिटल M पर जो नेट फोर्स होता वो होता स्प्रिंग फोर्स माइनस टाइम्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वहां से भी आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स का जवाब यही आता, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आप माइनस टाइम्स ऑफ kx डाल देते। ठीक है, तो आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन से मेरे कहने का मतलब है, सवाल के अंदर यह बताया जाएगा कि एक ब्लॉक है वो किसी स्प्रिंग से सस्पेंडेड है। तो सस्पेंडेड का मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन वाले सिस्टम के बारे में ही बात किया जाएगा। ठीक है, ऐसा है कि ये है हमारे पास एक रिजिड फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक है, दिस इज अ फिक्स्ड सपोर्ट, और इस फिक्स्ड सपोर्ट से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, ये वही हमारे पास आइडियल मासलेस स्प्रिंग है जिस स्प्रिंग का कांस्टेंट है के। तो अभी के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पर है। कहां पे है, नेचुरल लेंथ पे, यानी अभी स्प्रिंग में कोई भी इलॉन्गेशन या कंप्रेशन नहीं है। स्प्रिंग वैसे भी क्या है, मासलेस है। ठीक है, इस मासलेस स्प्रिंग से आपने ये एक m मास का ब्लॉक यहां से कनेक्ट करा। ठीक है, और इस पोजीशन से, मतलब ये वाली जो पोजीशन है ना, ये कौन सी पोजीशन है बताइए, तो ये नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है। जैसे यहां से आपने इस ब्लॉक को होल्ड करके रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था, और फिर यहां से इसको रिलीज कर दिया, ये हाथ हटा लिया। अब जब आप हाथ हटा लेंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम करेगा, mg। तो उस mg की वजह से ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या फिर ये जो ब्लॉक है वो कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक, तो देखिए इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे ये लेट से ये कोई एक पोजीशन है जिस पोजीशन पर जैसे ही ब्लॉक पहुंचा तो इस स्प्रिंग में मान लेते हैं एक बार के लिए कि x नॉट यूनिट का इलॉन्गेशन हो गया, और इस x नॉट यूनिट के इलॉन्गेशन के बाद ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स mg और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स k x नॉट बराबर हो गया। मतलब नीचे की तरफ तो काम करने वाला फोर्स कैसा है, कांस्टेंट mg। ब्लॉक जैसे 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 नीचे आ रहा है वैसे 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 स्प्रिंग में इलॉन्गेशन बढ़ रहा है। स्प्रिंग में इलॉन्गेशन बढ़ रहा है तो के एक्स नॉट की वैल्यू बढ़ रही है। तो के एक्स नॉट की वैल्यू बढ़ते 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 कभी ना कभी के एक्स नॉट और mg क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो जिस पोजीशन पर के एक्स नॉट और mg बराबर होंगे उसी पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। कौन सा पोजीशन, इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा क्या नाम रखा है इसका, इक्विलिब्रियम पोजीशन।
तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए आप क्या बोल सकते हैं? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए आप बोल सकते हैं कि ये के एक्स नॉट और एम जी एक दूसरे के बराबर है। तो एक्स नॉट की वैल्यू किसके बराबर है? एक्स नॉट की वैल्यू एम जी बाई के बराबर, ठीक है ना। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? एम जी बाई के बराबर है। अब यदि इस पोजीशन से आप फर्दर ब्लॉक को कोई सा भी डिस्प्लेसमेंट दें, मतलब इस पोजीशन से आप ब्लॉक को थोड़ा सा भी नीचे या ऊपर की तरफ, अरे इस पोजीशन से आप इस ब्लॉक को थोड़ा सा भी नीचे या ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करें और फिर रिलीज कर दें, तो क्या होगा? तो ब्लॉक इसी पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करेगा, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां से आपने फर्दर इस पोजीशन से आपने इस ब्लॉक को फर्दर कुछ x यूनिट इलोंगेट किया और फिर यहां से आपने फिर से इसको रिलीज कर दिया। तो यहां से यदि आप रिलीज करेंगे तो ये m मास का ब्लॉक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा mg, मतलब ये x यूनिट और खींचा फिर छोड़ दिया, तो अब इस पर नेट फोर्स कहां होगा? नेट फोर्स होगा ऊपर। क्यों ऊपर? क्योंकि mg नीचे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है वो तो कांस्टेंट है, ऊपर की तरफ काम करने वाला फोर्स के एक्स नॉट और mg यहां पर बराबर है। अब यदि स्प्रिंग में आप इस पोजीशन से देखेंगे कि इस पोजीशन से स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना है, तो इस पोजीशन से स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन एक्स नॉट प्लस एक्स के बराबर है, तो स्प्रिंग फोर्स तो बढ़ गया है ना। तो यहां से जैसे ही आपने छोड़ा इस पोजीशन से, तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ होने की वजह से ये जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और फिर ये जैसे ही इस पोजीशन से गुजरेगा तो इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी होने की वजह से ये फिर से इतना ही ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? जितना ये एक्स डिस्टेंस आपने नीचे छोड़ा था, तो ये एग्जैक्टली एक्स डिस्टेंस ही ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग एनर्जी कंजर्व मान रहे हैं, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ? तो ये जो मीन से कुछ एक्स यूनिट फर्दर डिस्प्लेस्ड है, यदि मैं इस पोजीशन पर आपसे बोलूं कि इस पर नेट फोर्स एक्सप्रेस करके बताइए कि इस पर नेट फोर्स कितना है, तो इस पोजीशन के लिए जो इस पर काम करने वाला नेट फोर्स है वो हो गया के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस टाइम्स ऑफ एम जी। मीन या इक्विलिब्रियम की तरफ तो यही फोर्स हो गया ना भाई, ऊपर की तरफ फोर्स है के एक्स नॉट प्लस एक्स, क्योंकि स्प्रिंग में जो टोटल इलोंगेशन है वो एक्स नॉट प्लस एक्स के बराबर है। तो जरा देखिए कितना आ रहा है, ये हो गया के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस टाइम्स ऑफ एम जी। तो के एक्स नॉट और एम जी एक दूसरे के बराबर है, तो क्या मैं इस के एक्स नॉट को एम जी से कैंसिल आउट कर दूं, तो ये जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स हमारे पास फिर से के इंटू एक्स के बराबर आ रहा है। और यही नेट फोर्स किसके बराबर होता है? तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के एक्स, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के बाई एम इंटू एक्स। तो फिर से एक्सेलरेशन यदि k बाई एम इंटू एक्स के बराबर है, तो आप इसी एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम है। यदि ओमेगा अंडर रूट के बाई एम है तो टाइम पीरियड हमारे पास फिर से कितना है? तो टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि मैं टाइम पीरियड इधर लिख देता हूं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। और फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 बाई टाइम पीरियड, यानी 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम के बराबर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम हो या वर्टिकल सिस्टम हो, एज लॉन्ग एज आपके पास एक आइडियल मासलेस स्प्रिंग है, उससे कनेक्टेड एक ब्लॉक, ठीक है, तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही रहेगा जो हॉरिजॉन्टल वाले सिस्टम में था, यानी 2 पाई अंडर रूट एम बाई के टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो क्या कोई डिफरेंस नहीं है क्या वो हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल वाले सिस्टम में? डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? तो वहां पर हॉरिजॉन्टल सिस्टम में जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ हुआ करता था, या वो वाला पोजीशन जहां पर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर होता था, तो उसी पोजीशन के अबाउट एसएचएम होता था, मतलब वही आपका मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन होता था। लेकिन अभी एक कांस्टेंट फोर्स mg के आ जाने की वजह से जो मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो x नॉट अमाउंट से शिफ्ट हो गया है। तो इसी चीज के ऊपर हमारे लास्ट क्लास का प्रॉब्लम भी था
जहां पर एक ब्लॉक पर वो फोर्स काम कर रहा था ना F-2x के बराबर का, तो वहां पर आपने देखा कि एक कांस्टेंट फोर्स होने की वजह से जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था वो x = 2.5 पर था, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो गया था, या जिस पॉइंट के अबाउट SHM हो रहा था वो शिफ्ट हो गया था, वो स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ वाला पोजीशन नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि जब ये स्प्रिंग ऐसा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये हॉरिजॉन्टल पर रखा हुआ था, तो जो इसका नेचुरल लेंथ वाला पोजीशन है ना वही मीन पोजीशन होता था, लेकिन अभी mg जो कि एक कांस्टेंट फोर्स है उसके काम करने की वजह से वो मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। कितने अमाउंट से शिफ्ट हुआ है? तो x0 अमाउंट से शिफ्ट हुआ है, x0 की वैल्यू mg/k। टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कब? एक कांस्टेंट फोर्स के काम करने की वजह से, ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स के काम करने की वजह से, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा सुनिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल को मैं ऐसा बोलूं कि ये हमारे पास एक आइडियल मासलेस स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट है k, उससे कनेक्टेड है एक m मास का ब्लॉक, और इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने किसी मीडियम में, किसी फ्लूइड में डिप कर दिया है, एक ऐसे मीडियम में जिस फ्लूइड की डेंसिटी है ρ। तो अब जब मीडियम आ जाएगा फ्लूइड, तो यहां पर एक और फोर्स आ जाएगा। कौन सा फोर्स? बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स भी कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स। तो इस बॉयंट फोर्स के आने के बावजूद जो टाइम पीरियड होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड अब भी 2π√m/k के बराबर का ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी अब भी 1/2π√k/m के बराबर ही रहेगा। आ रही है बात समझ? ठीक है। इसी तरीके से मैं जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका ग्राउंड से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, इससे कनेक्टेड ये एक स्प्रिंग का कांस्टेंट है k, और ये यहां से कनेक्टेड एक m मास का ब्लॉक, ठीक है। तो यहां पर भी टाइम पीरियड ऑफ SHM कितना होगा? तो टाइम पीरियड यहां पर भी 2π√m/k ही होगा। क्यों टाइम पीरियड इतना ही क्यों होगा? क्योंकि अब वो जो कांस्टेंट फोर्स है डाउन द प्लेन mg sin थीटा है ना। तो कांस्टेंट फोर्स के काम करने की वजह से क्या होता है? बस मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाता है। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ वाला जो पोजीशन था वही मीन या इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, बस। ओके ये वाली बात सही है। हाँ, तो इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है कि हम लोग एक से ज्यादा स्प्रिंग्स को जब एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं तो इसी चीज को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को आप दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ये वही है जैसा आपने क्लास 10th में पढ़ा है, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन से कहने का मतलब क्या कि ये है एक रिजिड फिक्स्ड सपोर्ट और ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है। यहां पे हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं। ये है जैसे पहला स्प्रिंग, इस पहले स्प्रिंग का कांस्टेंट है k1 और इसके आगे एक दूसरा स्प्रिंग और है, इस दूसरे स्प्रिंग का कांस्टेंट है k2 और ये यहां से कनेक्टेड है एक m मास का ब्लॉक। तो हमें करना क्या है? हमें इन दोनों स्प्रिंग को हटा देना है, दोनों स्प्रिंग को भूल जाना है और दोनों स्प्रिंग को भूलकर, दोनों स्प्रिंग को हटाकर हमें एक स्प्रिंग लेकर आना है और इस इकलौते सिंगल स्प्रिंग का जो k होगा, स्टिफनेस कांस्टेंट, उसे हम लोग k इक्विवेलेंट बोला करेंगे। क्या नाम दे देंगे इसका? k इक्विवेलेंट। तो ये k इक्विवेलेंट क्या है? मतलब दोनों का रिप्लेसमेंट है, मतलब जो इस दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जो टाइम पीरियड आएगा वही यहां पर भी टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। चलिए, ये जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग आइडियल मासलेस है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग इस ब्लॉक को इसके मीन पोजीशन से थोड़ा x यूनिट डिस्प्लेस कर देते हैं। मीन पोजीशन से आप इस ब्लॉक को x यूनिट डिस्प्लेस करेंगे तो जैसे ये ब्लॉक यहां से उठ के यहां पे, तो ये पहली स्प्रिंग और ये इससे कनेक्टेड दूसरी स्प्रिंग। यदि आपने इस ब्लॉक को कुछ x यूनिट डिस्प्लेस किया है तो दोनों स्प्रिंग में इलॉन्गेशन तो सेम नहीं होगा। मान लेते हैं कि जो पहली स्प्रिंग है, इस पहली स्प्रिंग में इलॉन्गेशन आया है x1 अमाउंट का और ये जो दूसरी स्प्रिंग है
इस दूसरी स्प्रिंग में इलोंगेशन आया है x2 अमाउंट का, ठीक है। इसको x यूनिट डिस्प्लेस करना इज सेम एज अपने इक्विवेलेंट स्प्रिंग को x यूनिट डिस्प्लेस करना, ठीक। तो अब बताइए कि यहां पर इस स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो आप टेंशन बोलेंगे टेंशन इज इक्वल टू K1 इंटू x1, और यही K1 x1 किसके बराबर होगा, तो दिस विल बी सेम एज K2 इंटू x2, क्योंकि भाई ये पूरा स्प्रिंग मासलेस है। मासलेस है तो हर जगह फोर्स कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो T इज इक्वल टू K1 x1 इज इक्वल टू K2 इंटू x2 हो गया। इसमें तो इलोंगेशन x2 मान रखा है ना। दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं कि इसमें जो टेंशन होगा वो K इक्विवेलेंट इंटू x के बराबर होगा, है ना। आई बात समझ। तो ये लीजिए यहां से यदि मैं पूछूं कि x1 की वैल्यू कितनी है, तो x1 इज इक्वल टू आप बोलेंगे T अपॉन K1, या x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 इज इक्वल टू T अपॉन K2 होगा, ठीक है। तो ये जो मैं टेंशन लिख रहा हूं कि दिस टेंशन इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इनटू x को हम लोग लिख लेते हैं x1 प्लस x2, तो ये T इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट, x1 की बजाय मैं लिख लेता हूं x1 इज इक्वल टू T अपॉन K1, और x2 की जगह हम लोग लिख लेते हैं T अपॉन K2, ठीक है। तो ये यहां से T से T कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन आ रहा है 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, ठीक है। ये लीजिए, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा कि K इक्विवेलेंट क्या है, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। यदि 3 स्प्रिंग होता तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 के बराबर होता, ठीक। 2 स्प्रिंग के लिए आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म कि K इक्विवेलेंट इज K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 के बराबर। तो कुल मिलाकर बात यह है, याद ऐसे रख लीजिएगा कि क्लास 10th में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा ही है, तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में जो पैरेलल वाला रिजल्ट था वो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन में सीरीज वाला रिजल्ट होता है, ओके ना। हाँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप के कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से कहने का मतलब है कि ये है हमारे पास एक m मास का ब्लॉक, और इससे कनेक्टेड ये पहली स्प्रिंग, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है K1, और ये एक दूसरी स्प्रिंग, इस दूसरे स्प्रिंग का कांस्टेंट है K2, ठीक है। ये 2 स्प्रिंग्स हैं हमारे पास। इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं एक दूसरे स्टाइल से भी आपको दिखा सकता हूं कि ये हमारे पास ब्लॉक जिसका मास है m, ये एक स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट है K1, और ये दूसरी स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट है K2। दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है कि यदि आप इस ब्लॉक को कुछ x यूनिट डिस्प्लेस करते हैं, ब्लॉक को x यूनिट डिस्प्लेस करते हैं, ब्लॉक कहीं यहां आ गया, तो ये पहली स्प्रिंग और ये है हमारे पास दूसरी स्प्रिंग, ठीक है। कांस्टेंट इसका K1, इसका कांस्टेंट K2। तो इन दोनों ही स्प्रिंग में इलोंगेशन सेम अमाउंट का हुआ है x के बराबर का, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से यदि यहां पर भी आप इस ब्लॉक को इसके मीन पोजीशन से कुछ x यूनिट डिस्प्लेस कर दें, तो यहां पर क्या होगा कि एक स्प्रिंग में तो इलोंगेशन होगा लेकिन दूसरे स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, यही होगा ना। अब जिस स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, ये कंप्रेशन वाला स्प्रिंग किधर फोर्स बनाएगा, इधर कितना फोर्स बनाएगा, तो इसका कांस्टेंट है K1, इसका कांस्टेंट है K2। तो जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है वो फोर्स बना रहा है K इंटू x के बराबर का, क्योंकि इसमें भी कंप्रेशन कितना हुआ है, x के बराबर का। और जो पहली स्प्रिंग है वो इलोंगेट हुई है, तो वो इलोंगेटेड स्प्रिंग भी इसी दिशा में फोर्स बना रही है, कितना, K इंटू x के बराबर का। तो वही हाल तो यहां पर भी है कि ये दोनों स्प्रिंग सेम डायरेक्शन में फोर्स बना रहे हैं, इसके बराबर का, तो ये K1x और ये K2x के बराबर। समझ गए।
तो इन दोनों सिचुएशंस में स्प्रिंग में बस यहाँ पे फर्क क्या है कि एक में इलोंगेशन हो रहा है, दूसरे में कंप्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे दोनों ही स्प्रिंग में इलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम अमाउंट का है। तो हमें फिर से करना क्या है, करना हमें यह है कि इन दोनों सिस्टम को हटाकर हमें एक स्प्रिंग लेकर आना है, और उस इकलौते स्प्रिंग का जो के होगा उस के का नाम निकाल देंगे के इक्विवेलेंट। क्या नाम निकाल देंगे, के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जो टेंशन फोर्स होगा वो के इक्विवेलेंट इंटू एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, तो वो k1x प्लस k2x के बराबर होगा। तो ये x से x कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां से हमारे पास k इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा k1 प्लस k2 के बराबर। k इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, k1 प्लस k2 के बराबर का। तो फिर से वही बात क्या कि जो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का सीरीज वाला रिजल्ट था वो इधर स्प्रिंग में पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बन जाता है, वैसा ही कि के इक्विवेलेंट k1 प्लस k2 के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखा करेंगे आप, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला दोनों ही सिचुएशन में 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है ना, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट। या फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ के इक्विवेलेंट बाई m। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट किसके बारे में, तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में। ठीक है, देखिए कटिंग ऑफ स्प्रिंग के रिजल्ट को हम लोग कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक स्प्रिंग, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है के, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इस स्प्रिंग की लेंथ है l। ठीक है, ये एक आइडियल स्प्रिंग है। ऐसे ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग है, और इन सभी स्प्रिंग को एक बार के लिए हम लोग ऐसे सीरीज में जोड़ देते हैं। कैसे, सीरीज में। ठीक है, ये जो स्प्रिंग है इसका कांस्टेंट है के, लेंथ है l, इस स्प्रिंग का भी कांस्टेंट है के, लेंथ है l, इसका भी कांस्टेंट के, लेंथ है l, एंड सो एंड सो। तो इन सभी स्प्रिंग को हटाकर यदि हमें एक स्प्रिंग लगाना हो तो इस इकलौते स्प्रिंग का जो के होगा उसे हम लोग के इक्विवेलेंट बोलेंगे, और इस इकलौते स्प्रिंग की जो लेंथ होगी वो लेंथ n टाइम्स ऑफ l के बराबर हो जाएगी। भाई एक स्प्रिंग की लेंथ l है, ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आपने जोड़ दिए तो लेंथ कितना हो जाएगा, nl। चलिए के इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई के प्लस 1 बाई के प्लस 1 बाई के प्लस 1 बाई के। कितनी बारी करेंगे ऐसा, तो n टाइम्स करेंगे। तो यहां से 1 अपॉन के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है, तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट आ रहा है हमारा n बाई के बराबर। तो के इक्विवेलेंट कितना आ गया, के इक्विवेलेंट आ गया k बाई n, k बाई n। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो k इक्विवेलेंट है, क्योंकि k इक्विवेलेंट k बाई n है और लेंथ n टाइम्स ऑफ l है, तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग का कांस्टेंट k होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है। ओके ना। ये के इक्विवेलेंट है इस स्प्रिंग का, जो के होगा ये इक्विवेलेंट के बाय एन है, के एक स्प्रिंग का कांस्टेंट था, तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, क्योंकि ये k बाई एन है ना, और लेंथ कितना है, लेंथ n टाइम्स ऑफ k है, तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ नहीं हुआ, लेंथ n टाइम्स ऑफ k है, तो k बाई n आ रहा है, लेंथ n टाइम्स ऑफ l है, सॉरी लेंथ की वैल्यू कितनी है, nl है, और k बाई n आ रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ही हुआ ना। तो यहां से मेरे कहने का मतलब ये है सिंपल कि ये हमारे पास यदि कोई एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट k है और लेंथ है l, ठीक। अब यदि आप इसे कट कर दें, क्या कर दें, इसको काट दें। एक बार एग्जांपल के लिए बस ये समझ लीजिए कि इसको आपने दो आइडेंटिकल टुकड़े में काट दिया, l/2 और l/2 में,
तो अब ये जो एक L/2 लेंथ वाला स्प्रिंग होगा उसका कांस्टेंट K नहीं होगा, उसका कांस्टेंट 2K हो जाएगा। आ रही है बात समझ? और ये जो दूसरा टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा, इस दूसरे टुकड़े का भी लेंथ जो कि L/2 है, तो इसका K भी K नहीं बल्कि 2K हो जाएगा। यदि L/3 करके एक सेक्शन निकाला होता तो उसका कांस्टेंट कितना हो जाता? 3K। L/6 करके एक सेक्शन निकाला होता तो उसका कांस्टेंट कितना हो जाता? 6K। बस इतनी सी बात है।